Everyone, I welcome in my channel Speak Easy by Shubham sir. Today we are going to discuss a very important topic, class 9 chapter 2, socialism in Europe and Russian Revolution. We will discuss here two things. First is socialism in Europe and second Russian Revolution. ये यूरोप में सोशलिज्म सबसे पहली बार आया और क्यों आया, इसके पीछे का क्या कारण है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद हम रशियन रिवॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोशलिज़म कहीं आया, वो यूरोप में आया। सोशलिज़म के जो फाउंडर थे कार्ल मार्क्स थे। कौन थे बच्चों? कार्ल मार्क्स। वेरी गुड। और चलिए डिस्कस करते हैं सोशलिज़म। सोशलिज़म है क्या? सोशलिज़म एक आइडियोलॉजी है जिसमें सोसाइटी, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसका जो फ्रूट्स है वो सब में इक्वल शेयर होना चाहिए। ये एक सोशलिज़म की आइडियोलॉजी है। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, सोशलिज़म का जस्ट अपोजिट है, ये भी एक प्रकार का इकोनॉमिकल वर्ड है। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जितना प्रॉफिट होता है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, इंडिविजुअल के पास इकट्ठा होता है। और वही सोशलिज़म में जो आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई थिंक सोशलिज़म का मीनिंग जान गए होगे। आगे हम सोशलिज़म को और डिस्कस करते हैं। 18वीं सेंचुरी में सोशलिज़म जो है बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपेंशन हो रहा था, उसका इंटरनेशनली एक्सपेंशन हो रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि इससे देश बच नहीं पाया, इसके नेबर कंट्री में भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशलिज़म जो है सबसे पहले यूरोप में आया। तो यूरोप में एक देश और है, फ्रांस, जिसके बारे में आपने डिस्कस किया होगा। तो फ्रांस में जैसा आपने देखा कि फ्रांस का जो समाज पर चर्च का अधिकार था, फर्स्ट स्टेट का अधिकार था। बाद में ये ऐसा नहीं रहता, ये टूटता है ना, ये चेन जो होती है टूट जाती है, वहाँ पर बदलाव आता है। तो इसी प्रकार यूरोप में भी, यूरोप के रशिया में ये चेन ब्रेक होती है। यहाँ के लोग भी बदलाव के पक्ष में आ जाते हैं, यहाँ के लोग भी बदलाव चाहते हैं। अब वो वहाँ पे रशिया में एक राजा है, रशिया में कौन राजा है? जार निकोलस सेकंड, ये राजा है। और जैसा कि आपको पता है ये मोनार्की है, मोनार्की रूलर है। तो इसको यहाँ के लोग हटाना चाहते हैं और नई सत्ता शासन को लाना चाहते हैं। रशिया के अंदर एक ग्रुप था जो कि बदलाव के पक्ष में था, पर उनके मत जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, जो ये सोशलिज़म इन यूरोप आप देख रहे हो, सोशलिज़म ने सिर्फ यूरोप को ही नहीं, रशिया को ही नहीं, बल्कि अब तो दूसरे देशों को भी प्रभावित किया। भारत में भी इसकी विचारधारा के अग्रदूत डेरेजियो, राजा राम मोहन राय, कई सारे बने। आगे सरोजिनी नायडू का भी आप नाम इसमें देखेंगे। तो ये सिर्फ यूरोप को ही नहीं अफेक्ट करती है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को और साथ ही साथ एशिया के कुछ बड़े देशों को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लोग रशिया में बदलाव चाहते थे वो 3 भाग में बटे थे। पहला रेडिकल, लिबरल, तीसरा कंजर्वेटिव। फिर से डिस्कस करते हैं, रेडिकल, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है, हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो हम लोग पहले लिबरल को देखते हैं। लिबरल का मतलब होता है उदारवाद, ठीक है। लिबरल वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। ये लोग एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन को बराबर से सम्मान मिले। टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, गॉट इट डियर? जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। दे अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। जो डायनेस्टिक रूलर थे, वंशों पर आधारित थे, जैसे जार निकोलस, ठीक है, ये मोनार्कियल रूल थे ना, तो इनका वो अपोज करते थे। दे अपोज टू अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। वंश आधारित जो सत्ता थी उनका वो अपोज करते थे। दे वांटेड सेफगार्ड टू राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब वो चाहते थे कि सभी का इंडिविजुअल राइट सेफ रहे, मतलब सभी का जो आपका फंडामेंटल राइट होता है वह हमेशा सेफ जोन में रहे, आपके फंडामेंटल राइट का सम्मान। स्टूडेंट, लिबरल में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं। लिबरल जो था ये एक निर्वाचित, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहता था, परंतु यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में नहीं थे।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप लोग जानते होंगे, अबाउट द एज ऑफ 18 वेदर बॉयज़ और गर्ल्स एबल टू वोट, हैविंग राइट टू वोट। और साथ ही साथ ये महिलाओं के भी वोट देने के अधिकार में नहीं थे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये लिबरल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेडिकल। रेडिकल भी इन्हीं की तरह थे, बट रेडिकल कुछ चीज़ों में भिन्न थे। रेडिकल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास रखते थे, ये महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार की मांग करते थे। तो देखते हैं रेडिकल को। द पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड चेंज इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, सोशल सिस्टम एंड प्रैक्टिस। ये पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि बदलाव चाहते हैं किसमें? एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है उसमें पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं। कैसा? सोशली बदलाव चाहते हैं, और दे रिफ्लेक्ट द लेफ्टिस्ट व्यूज़ एंड आइडियोलॉजी। दे वांटेड द गवर्नमेंट टू बी इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये इनकी एक जो आइडियोलॉजी है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट। इनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, लेफ्ट की है। और साथ ही साथ ये क्या चाहते हैं? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। रेडिकल ऑल्सो सपोर्ट्स वुमेन वोटिंग राइट। रेडिकल्स वुमेन का जो वोट देने का अधिकार है उसको भी सपोर्ट करते हैं, बट लिबरल नहीं करते हैं। लिबरल नहीं करते और रेडिकल ये चीज़ करते हैं। बस रेडिकल और लिबरल में यही फ़र्क है कि ये क्या करते हैं कि आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में है और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं है। ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार में है और ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार में नहीं है। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का हिंदी अर्थ होता है रूढ़िवादी। आपको पता होगा रूढ़िवादी से ही मतलब जो पुरानी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग। तो कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल। कंजर्वेटिव दोनों का विरोध करते थे, रेडिकल का भी विरोध करते थे बच्चों और लिबरल का भी विरोध करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। कह रहा है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो कंजर्वेटिव धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो लिबरल और रेडिकल के अपोज में थे। 18 सेंचुरी तक, आपको हम बताएं किस सेंचुरी तक बच्चों? 18 सेंचुरी तक। 18 सेंचुरी तक ये बिल्कुल भी बदलाव के उसमें नहीं थे, बट 19 सेंचुरी के आते आते धीरे धीरे ये बदलाव की मांग करने लगे। परंतु ये चाहते थे कि इनके ओल्ड रिजाइम का, अतीत का सम्मान हो और जो बदलाव हो बहुत सी स्लो चेंजेस में होनी चाहिए। In the 18th century, conservative had been generally opposed to the idea of change. In 19th century, they accepted that some changes to be brought about through the slow process. मतलब वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो 18वीं शताब्दी तक ये पूरे विरोध में थे, परंतु 19वीं शताब्दी के आते आते धीरे धीरे ये इनके पक्ष में हो जाते हैं और चाहते हैं कि बदलाव जो होना चाहिए समाज में वो धीरे धीरे होना चाहिए, एक बारगी नहीं। अभी क्या है? सोशलिज्म जो आपका है वो यूरोप में इंटर करता है बच्चों। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज एज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड अ वाइड स्प्रेड अटेंशन। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले बताया कि सोशलिस्ट थे किसके अगेंस्ट में? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो सभी के बराबर भागों में बटे, उनका जो हिस्सा है उसमें मजदूर को भी मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो सोशलिज्म की जो एक आइडियोलॉजी है वो एक नेशन वाइड स्प्रेड होती है, पूरे यूरोप के अंदर फैल जाती है। कब? 19th सेंचुरी में। कब बच्चों? 19th सेंचुरी में वो फैल जाती है और सबका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। और दूसरी चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे कि एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। इस समय ये एक प्रकार से समाज के लिए बीमारी बन चुकी थी। कौन? प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना कि सोशलिज्म। ध्यान समझिएगा, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज अ सोशल इल ऑफ सोशल इल्स ऑफ ऑल टाइम। प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो सारी बीमारियों का जड़ समझते थे। जितनी समाज में बीमारियां हैं उसका जड़ वो किसको मानते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे हम लोग उसी के अंदर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? ये सोशलिज्म से ही आया है, ऐसा नहीं कि सोशलिज्म से बाहर है, उसी का एक हिस्सा है आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
पढ़ते हैं आगे। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रॉबर्ट ओवेन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community called New Harmony in इंडियाना। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये इंडियाना है, ये अमेरिका में एक जगह है, ठीक है। इंडियाना एक अमेरिका में जगह है, वहाँ पे एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है न्यू हार्मनी। और करते कौन है? रॉबर्ट ओवेन। कौन करते हैं? ये जो आपका आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रॉबर्ट ओवेन लेकर के आए। स्क्रीन में आपके सामने रॉबर्ट ओवेन की पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है और किसकी डिमांड करते हैं? कोऑपरेटिव कम्युनिटी की। कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होता है समझिएगा। कोऑपरेटिव कम्युनिटी कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग को जो प्रॉफिट आएगा वो पूरा 10 लोगों में बराबर से बटेगा, ठीक है। तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडियोलॉजी थी। फिर क्या आगे लिखा है कि इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, मतलब फ्रांस में एक एग्जांपल देखते हैं। लुइस ब्लैंक, क्या नाम है ये? लुइस ब्लैंक, जो 1813 से 1882 तक रहे हैं, 1813 से। वांटेड द गवर्नमेंट टू करेज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो लुइस ब्लैंक है, ये इनकी क्या आइडियोलॉजी है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाने के लिए गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा। किसको? सरकार को इनकरेज करना पड़ेगा। एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट का बदलाव करना पड़ेगा इंटरप्राइजेस, ठीक है। जो कोऑपरेटिव्स को किसमें चेंज, कैपिटलिस्ट को कोऑपरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। जितने भी पूंजीवाद हैं उनसे जमीन जायदाद या जो उनका अभी फार्म वगैरह है उसको छीन करके किसको दे देनी चाहिए? कोऑपरेटिव को दे देनी चाहिए। और इसको जो इनकरेज करे कौन? वो गवर्नमेंट करे। इनका ऐसा मानना है, लुइस ब्लैंक का मानना है कि गवर्नमेंट इसमें आकर के अपनी हिस्सेदारी दे। These cooperative were to be association of people who produce goods। मतलब जो कोऑपरेटिव थे वो लोगों का एसोसिएशन था। कैसे लोगों का एसोसिएशन था? जो सामान को खुद बनाते थे, जो सामान को खुद पैदा करते थे कोऑपरेटिव में, उन्हीं लोगों के ग्रुप का एक एसोसिएशन बना था। स्टूडेंट, आपके सामने एक स्क्रीन पर इमेज आ रही होगी, वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की है और ये दोनों बिलीव रखते थे किसमें? सोशलिज्म पे। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि सोशलिज्म की जो फाउंडेशन किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। इनका टाइम पीरियड 1818 से लेकर के 1883 है और फ्रेडरिक का भी सेम है, 1822 1895 है। तो देखते हैं इनके बारे में, स्टडी करते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स added other idea to this body argument. Marx argued that industrial society was capitalist। मार्क और फ्रेडरिक क्या कहते हैं आर्गूमेंट में कि इंडस्ट्रियल जो है वो कैपिटलिस्ट की है। किसकी सोसाइटी है? कैपिटलिस्ट की है, मतलब पूंजीपतियों की है। जिनके पास पैसा है वही इंडस्ट्रियल बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज की स्थापना कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्री। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, पूंजीपति ही क्या करेंगे? ओन द कैपिटल, जितनी कैपिटल है, जितनी पैसा है, धन है, वही सब चीज़ों को ओन करते हैं। इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाई वर्कर। पर जो उसका प्रॉफिट है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वर्कर के द्वारा। बच्चों, जो प्रॉफिट है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वर्कर के द्वारा। जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? वर्कर के द्वारा। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्युमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। वर्कर की कंडीशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई। भाई आपको पता ही है कि अगर कैपिटलिस्ट का सब कुछ हो रहा है, सारा धन जितना कमाया जा रहा है वो किसके पास जाएगा? कैपिटलिस्ट के पास जाएगा। तो उससे वर्कर की कंडीशन क्या है? ज़ीरो। उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूव नहीं है। सो इसीलिए वो प्रॉपर्टी के, प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे? अगेंस्ट थे। तो इनका कहना है वर्कर हैड टू, वर्कर को क्या करना है? ओवरथ्रोन द कैपिटलिज्म। पूंजीपतियों को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। एंड श्योर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है बच्चा, इसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट फ्री देमसेल्फ। कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि अपने आप को फ्री कर लीजिए फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों से फ्री करिए। एक किसकी स्थापना करिए? सोशलिज्म की, समाज में। एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट सोशलिस्ट सोसाइटी, रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि वर्कर हैड टू
कंस्ट्रक्ट, वर्कर्स को रेडिकली सोसाइटी बनानी चाहिए, रेडिकली सोशली सोसाइटी बनानी चाहिए। वर्कर ऑल द प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड एंड दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। वर्कर जो है वो सारी प्रॉपर्टी को ओन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और इस तरह की सोसाइटी को हम क्या करेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे। क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि ये जितनी प्रॉपर्टी है किसके द्वारा ओन हो रही है, कैपिटलिस्ट के द्वारा। इनको जड़ से उखाड़ करके फेंकिए और समाज में किसका प्रभुत्व होना चाहिए, वर्कर का, क्योंकि इस प्रॉफिट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वर्कर कर रहा है। इनको समाज से जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहिए और एक नई सोसाइटी बनाना चाहिए जिसका नाम हो कम्युनिस्ट सोसाइटी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर यूनिट फर्स्ट खत्म होता है और हम आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से शेयर करिए।